नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा जो अपने व्यूअर्स के लिए हम लेकर आते हैं ताकि उनकी मदद कर सकें हर कदम पर, उनके पोर्टफोलियो बनाने में, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। कोई भी सवाल आपके पास है किसी भी तरीके का, हमारे एक्सपर्ट्स के आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप योर मनी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? आप अपना सवाल लिखिए हमें yourmoney@1018.com हमारी ईमेल आईडी है, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो को लाइव भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAbaz योर मनी लिखकर। ये रहा इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रबलीन नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्वेरीज लेंगे उससे पहले बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान की, जिसके शॉर्ट फॉर्म्स की अगर बात करें तो IDCW और SWP है। आमतौर पे आपने इन टर्म्स को काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली इनके मायने क्या हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इनको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। प्रबलीन नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार दीपाली। सो यस, IDCW एंड SWP, आई थिंक दो हम लोग जब म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो बहुत ही कॉमनली हर्ड टर्म्स हैं। एंड दीपाली, अगर हम IDCW से शुरुआत करें तो इसको ज्यादातर लोग एक डिविडेंड ऑप्शन की तरह जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कम कैपिटल विड्रॉल। एंड टेक्निकली अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें और हम जब डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं, आपके पास ग्रोथ ऑप्शन होता है, आपके पास IDCW अब दिखता है, पहले डिविडेंड ऑप्शन दिखता था। 2021 अप्रैल में सेबी ने बोला कि आपके पास म्यूचुअल फंड्स में टेक्निकली कोई डिविडेंड जैसी चीज नहीं है। मतलब जब हम कोई स्टॉक्स होल्ड करते हैं तब हम अगर डिविडेंड कोई डिक्लेयर किया जाता है तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक्स होता है तो हमारा जो भी शेयर प्राइस होता है, हमारी यूनिट्स होती है, उसके ओवर एंड अबव हमें कुछ अमाउंट रिसीव होता है। जबकि दीपाली, म्यूचुअल फंड्स में हमेशा से एक जो इसको डिविडेंड ऑप्शन को चलाने का ये तरीका था कि आपके पास जितनी यूनिट्स होती हैं, जब कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है, मान लीजिए आपके पास किसी स्कीम की 10,000 यूनिट्स हैं और आपका ₹1 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, यानी कि आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। उस 10,000 रुपए मिलने पे जब आपका ₹1 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, उससे आपका जो स्कीम का एनएवी है, मान लीजिए पहले ₹20 था, वो ₹19 हो जाएगा। इस चीज़ को सेबी ने पॉइंट आउट किया और बोला कि ये तो आप ही का प्रॉफिट है जो आप इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, ये ओवर एंड अबव नहीं है। इसीलिए पहली बात, इस स्कीम का नाम डिविडेंड ऑप्शन से हमने IDCW का चेंज देखा, बिकॉज़ ये एक तरीके का रियलाइज्ड प्रॉफिट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एंड दीपाली, हम डिफरेंट स्कीम्स में देखते हैं कि इन्वेस्टर्स IDCW को चूज कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनको कुछ रेगुलर इनकम की जरूरत है फ्रॉम द स्कीम्स। बट इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है कि कोई स्कीम स्पेसिफिक इसी टाइम पे IDCW डिक्लेयर करेगी ही करेगी। ऑन दी अदर हैंड दीपाली, अगर हम SWP को देखें, ये जो टर्म है इसको हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। एंड दिस इज ऑपोजिट ऑफ SIP। हम जीवन भर अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन जब हमारा रहता है तो हम मंथली कुछ निवेश करना चाहते हैं ताकि हम एक कॉर्पस बनाएं। और रिटायरमेंट पे ज्यादातर हम सब चाहते हैं कि एक कॉर्पस बनाने के बाद हम उससे कुछ मंथली इनकम जनरेट कर पाएं। एंड यहाँ पे हम SWP को यूज करते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल, जहाँ पे हम अपने कॉर्पस के अनुसार किस रेट पे हम पैसा निकाल सकते हैं, एक मंथली हम अमाउंट या यूनिट्स डिसाइड कर सकते हैं। और उस महीने की वो पहली, दूसरी, पांचवी जो भी हम तारीख तय करते हैं, उस टाइम पे हमें वो अमाउंट रिसीव हो सकता है। तो SWP में भी जब हमारा पैसा हमारे पास आता है, पार्ट ऑफ इट इज कैपिटल एप्रिसिएशन, जो हमारा मुनाफा हुआ है, और पार्ट ऑफ इट जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स में ये जो दोनों ऑप्शंस है, इसमें हमें कहीं पे भी कहीं एडिशनली पैसा नहीं आ रहा है। IDCW में भी हमारा ही पैसा कहीं न कहीं प्रॉफिट हमें लौट के मिल रहा है, और SWP में भी। बट इनके तो भी मेरे ख्याल से काफ़ी डिफरेंसेस हैं, जब इन्वेस्टर्स को इनकम चाहिए तो उनको वो नज़र में रखने चाहिए। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताइए प्रबलीन, आपने दोनों चीज़ें इन डिटेल हालांकि बताई, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी यूजुअली इन्वेस्टर्स को एम्प्लॉय करनी चाहिए SWP के मामले में? क्या ये फिक्स्ड इनकम स्कीम्स के लिए ही यूज़ करना चाहिए या कॉर्पस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी? एग्जैक्टली क्या इसका यूसेज व्हेन एंड वेयर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
सो यूसेज समझने के लिए दीपाली एक बार हम अगर थोड़े से इनके जैसे मैं बेनिफिट्स बताती हूँ, हम पहले आईडीसीडब्ल्यू की बात करते हैं। सो आईडीसीडब्ल्यू एक तरीके से एक ऑटोमेटेड तरीका है। मान लीजिए एज एन इन्वेस्टर आपको लगता है कि ठीक है मैंने निवेश कर दिया, पर आप मेरा आईडीसीडब्ल्यू प्लान में डाल दीजिए ताकि जब भी स्कीम कुछ डिविडेंड अपना जो आईडीसीडब्ल्यू अनाउंस करती है, मेरा कुछ पैसा प्रॉफिट मेरे पास लौट के आ जाए। तो एक ऑटोमेटेड तरीका हो सकता है अगर कोई चाहता है कि बीच में कुछ अमाउंट उनको आता रहे। कुछ स्कीम्स हैं जो क्वार्टरली ये अनाउंस कर देती हैं, कुछ स्कीम्स होती हैं जो ट्वाइस अ ईयर अनाउंस करती हैं, तो डिफरेंट स्कीम्स का डिफरेंट रहता है। तो एक तरीके से ऑटोमेशन का बेनिफिट है हमें आईडीसीडब्ल्यू में, और ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो थोड़े से लोअर टैक्स स्लैब में है बिकॉज़ ऑफ द टैक्सेशन। यहाँ पे आपकी इनकम स्लैब पे टैक्सेशन हो जाती है। बट कहीं न कहीं इसका थोड़ा-सा डिसएडवांटेज ये है जो इसकी यूज़ेबिलिटी जिसको रिड्यूस करता है कि आईडीसीडब्ल्यू में हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि वो पैसा हमें कब मिलेगा। जब भी एएमसी अनाउंस करेगी तभी वो पैसा आएगा, और दूसरा कि हम उस अमाउंट को भी नहीं डिसाइड कर सकते कि वो अमाउंट क्या होगा, बिकॉज़ डिपेंडिंग ऑन कि कितना उनने अनाउंस किया गया है कि हर यूनिट पे ₹2 मिलने चाहिए या ₹5 या ₹1, हमें ये नहीं पता कि हमारे पास एग्ज़ैक्टली कितना पैसा आएगा, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है। बट अगर हम एसडब्ल्यूपी को देखें और एक डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो दीपाली आई थिंक एसडब्ल्यूपी बहुत ज्यादा स्कोर करता है ओवर आईडीसीडब्ल्यू, बिकॉज एसडब्ल्यूपी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज है जब आपको एक रिटायरमेंट कॉर्पस से अपनी मंथली खर्चा चलाना है, और आप समझते हैं कि मान लीजिए आप 60 साल से लेके 80-90 साल तक आप चाहते हैं कि आपके पास एक रेगुलर इनकम रहे। तो हम एसडब्ल्यूपी का यूज बेटर मानते हैं बिकॉज यहाँ पे हम अपना अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, एक स्टेबल इनकम हम इन्वेस्टर के लिए बना सकते हैं। उसके साथ-साथ हम एक प्री डिटरमिन्ड जो भी हमारा प्लान है उसके अनुसार इसको स्टॉप, इंक्रीज़, डिक्रीज़ इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा कंट्रोल बढ़ जाता है, एंड सेकंड दीपाली कि यहाँ पे हमारा जो टैक्सेशन है ओवरऑल रिड्यूस हो जाता है, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स ऑन किस स्कीम को हमने यूज़ किया है। अगर डेट फंड होगा तब तो स्लैब रेट पे है, पर अगर कुछ भी हमारे पास इक्विटी ओरिएंटेड या हाइब्रिड स्कीम है जिसका 2 साल हो गया है, तब हमारा टैक्सेशन सिर्फ 12.5% ओनली ऑन द एप्रिसिएशन अमाउंट आता है। सो फ्रॉम अ यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू आई फील एसडब्ल्यूपी की जो यूजेबिलिटी है वो काफ़ी अधिक है, एंड डेफिनिटली इन्वेस्टर्स जो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एसडब्ल्यूपी उनका मेजर टूल होना चाहिए टू जनरेट रेगुलर मंथली इनकम। इन शॉर्ट अगर सम अप करना हो प्रबलीन तो कह सकते हैं कि रिटायरमेंट इनकम के लिए एसडब्ल्यूपी बेहतर स्ट्रैटेजी है, बट हाँ जिनकी इनकम टैक्स स्लैब लो है वो शायद आईडीसीडब्ल्यू को कंसिडर कर सकते हैं, करेक्ट? जी, आईडीसीडब्ल्यू को बिल्कुल दीपाली जिनका टैक्स स्लैब बहुत हाई नहीं है वो कंसिडर कर सकते हैं, पर साथ-साथ वो बहुत अपेक्षा नहीं रखते हैं कि उनको रेगुलर इनकम आए। उनको वन्स इन अ व्हाइल बीच में हम्म। कुछ आ जाता है एज़ अ छोटा-सा जैसे बोनस जैसे, तो वो उसको चूज़ कर सकते हैं। पर जहाँ पे भी हमें प्रेडिक्टेबल इनकम चाहिए, जहाँ पे भी हमें एक प्रॉपर कैश फ्लो जनरेट करना है ऑन अ मंथली बेसिस और टैक्सेशन को भी नज़र में रखना है, वहाँ डेफिनिटली दीपाली आई फील एसडब्ल्यूपी स्कोर्स अबव आईडीसीडब्ल्यू। और साथ ही बस यहाँ पे मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं जब वो एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं तो विथड्रॉल रेट वगैरह का उनको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अदरवाइज़ एसडब्ल्यूपी डेफिनिटली एक बेटर स्ट्रैटेजी है। ओके। तो ये रही एसडब्ल्यूपी और आईडीसीडब्ल्यू के बारे में जुड़ी हुई तमाम बारीकियां, यूजेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी या फिर क्या पर्पस ये फुलफिल करते हैं। प्रबली ने यहाँ पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया। उम्मीद है अब आपके लिए डिसीजन लेना बेहतर होगा अगर कोई कंफ्यूजन आपको था। बात करते हैं अब क्वेश्चन एंड आंसर्स की, और पहले व्यूअर श्रीलाल मीना ने महाराष्ट्र से एक सवाल हमें भेजा है, उसे ले लेते हैं। इनका जो पोर्टफोलियो है वो 7,500 रुपये महीने का है और इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 लाख है, निवेश अवधि है 10 साल। इनका सवाल है कि फ्लेक्सी कैप, गोल्ड और सिल्वर फंड में निवेश क्या ठीक रहेगा। इनफैक्ट जो इन्होंने सवाल भेजा है प्रॉब्लम, इन्होंने ये तो मेंशन किया है कि इनके पास एक फ्लेक्सी कैप है, गोल्ड फंड है, एक सिल्वर फंड है, बट कौन सा स्पेसिफिकली सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है या नाम है वो डिटेल्स नहीं दी हैं। अब इनका सवाल ले लेते हैं। इनका सवाल ये है कि फ्लेक्सी कैप, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा, या जो निवेश है वो कैसा है, बेहतर रिटर्न के लिए इक्विटी का रेशियो ओवरऑल पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए, प्लस 10 साल में कितना कॉर्पस से इकट्ठा कर पाएंगे अगर 7,500 की मंथली सिप करते हैं, कंसीडरिंग ऑलरेडी पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 1 लाख के पास है। समय समय पर पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इनका तो अपने आप में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट स्टिल बताइए क्या सजेशन।
बिल्कुल दीपाली, श्रीलाल जी का जो क्वेश्चन है, इन्होंने एक फ्लेक्सी कैप फंड यानी कि इक्विटी फंड रखा हुआ है और गोल्ड एंड सिल्वर। सो सबसे पहले हम एक एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं। अ, हम लोग एक जो थंब रूल मान के चलते हैं कि अगर आपके पास लंबे समय का टाइम है, तो आप अपना इक्विटी जो पोर्शन है, एसआईपी जो आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाती हैं, उनको आप थोड़ा अधिक रख सकते हैं, बिकॉज़ आप हायर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं हमारे रिटर्न्स की। और आपके पास समय है मार्केट के उतार-चढ़ाव को झेलने का। तो 10 साल का होराइज़न है तो डेफिनिटली आपकी इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा होनी चाहिए श्रीलाल जी। एंड विदिन इक्विटी आल्सो दीपाली अगेन हम चाहते हैं कि आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बने। तो एक चीज़ हो गई आपकी एसेट एलोकेशन की आपने कुछ फिक्स्ड इनकम में रखा, कुछ गोल्ड सिल्वर में रखा, कुछ इक्विटी में रखा। रियल एस्टेट हम अलग अभी मान के चलते हैं, वो यूजुअली आप एक अपना घर बनाते हैं। बट विद इन इक्विटी आल्सो फिर आपके पास जैसे अभी सिर्फ एक फ्लेक्सी कैप है, आपके पास बेसिक कुछ और कोर स्ट्रैटेजीज भी होनी चाहिए, जैसे एक लार्ज कैप फंड होना चाहिए, आप एक सिंपल इंडेक्स फंड उठा सकते हैं, एक मिड कैप फंड होना चाहिए, वहां पे भी आप सिंपल इंडेक्स फंड उठा लीजिए। तो ये हो गया कि आपका इक्विटी का कंपोनेंट ज्यादा होना चाहिए। तो इस टाइम पे अगर मैं एक 7,500 रुपए के हिसाब से डिविजन बताऊं, तो मुझे लगता है कम से कम आपका 5,000 इक्विटी की तरफ एलोकेटेड होना चाहिए और आप 2,500 में से गोल्ड और सिल्वर में तो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और चाहें तो इसको और फर्दर 1500 पे भी गिरा सकते हैं। तो छोटा एलोकेशन आपका गोल्ड सिल्वर में और ज्यादा एलोकेशन आपका इक्विटी में होना चाहिए। एंड दीपाली ऑल द मोर बिकॉज इस टाइम पे हमने पिछले 1 साल में तो गोल्ड सिल्वर को अच्छा बढ़ते देखा है, पर ऐसा नहीं है कि गोल्ड एंड सिल्वर में हम फॉल्स नहीं देखते। सो वहां पे भी करेक्शन होता है, वहां पे भी स्टैग्नेशन होता है। तो क्योंकि आपका पोर्टफोलियो नया है, अभी तो आप अच्छे रिटर्न्स देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में, बट वहाँ पे आप डेफिनिटली करेक्शन फेजेस भी देखेंगे। तो आप अपना इक्विटी में प्लीज एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप फंड को बढ़ाइए एंड नेक्स्ट 10 इयर्स में आप 20 लाख रुपए जमा कर सकते हैं अपनी इस एसआईपी के साथ। पर अगर आप हर साल 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहेंगे, तो तकरीबन आप 43 लाख जमा कर सकते हैं श्रीलाल जी, अज्यूमिंग 12% ओवरऑल रिटर्न्स। एंड मेरे ख्याल से आपको डेफिनेटली इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे हम मार्केट्स में इस टाइम पे है, अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए और हताश होके कभी भी लो और नेगेटिव रिटर्न देख के आप निकालिएगा मत, चाहे गोल्ड सिल्वर हो, चाहे आपका इक्विटी हो, बट डेफिनिटली गोल्ड सिल्वर पे थोड़ा कॉशन अप्लाई करिए इस टाइम पे। ओके, तो स्ट्रैटेजी क्लियर है। पहले तो एक्यूमुलेशन की बात करें, 20 लाख की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे 10 सालों में। अगर आप स्टेप अप करते हैं 10% से हर साल, तो आप लगभग 43 लाख रुपए की राशि इकट्ठा कर लेंगे। कौन सी कैटेगरी ऑफ फंड्स आप ऐड कर सकते हैं वो बताया प्रबली ने आपको। 2 फंड्स भी सजेस्ट किए गए हैं, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये बदलाव अपने पोर्टफोलियो में कीजिए, रिव्यू करते रहे रेगुलर बेसिस पे। श्याम अगले व्यूअर असम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। श्याम नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। सवाल आपको व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है। 26,000 की एसआईपी है और मैंने व्हाट्सएप पर किया हुआ है किस किस में है, तो मुझको यही पूछता है कि मुझको कौन से कंटिन्यू करना चाहिए और कौन सा हटा देना चाहिए। ओके, तो अभी आपके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो कितनी है टोटल। अभी 48 लाख टोटल वैल्यू होगी मेरी। ओके, तो 48 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 26,000 की इनकी मंथली सिप चल रही है। कौन से फंड्स हैं मैं बता देती हूँ। लगभग 7 म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पास। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000 रुपये महीना, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 5,000 रुपये महीना, फिर 3,500 रुपये हर महीने डाल रहे हैं आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी में, 3,000 रुपये महीना निपॉन इंडिया ग्रोथ में, देन 3,000 कोटक ब्लू चिप, 2,000 डाल रहे हैं एचडीएफसी टॉप 100 में, 2,500 की सिप है मंथली बेसिस पे फ्रैंकलिन फोकस्ड इक्विटी में, देन अगेन 2,000 रुपीज पर मंथ इन आईसीसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप। क्या सजेशंस। जी। जो श्याम जी का पोर्टफोलियो है दीपाली, यहाँ पे अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो काफी डुप्लीकेशन है। इनके पास लार्ज कैप पे अकेले ही 3 फंड्स हैं, आदित्य बिरला, एचडीएफसी एंड कोटक। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक है, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। एंड मिड कैप एंड फोकस में एक-एक है। सो जो मिड कैप फंड है वो अच्छा है, निपॉन का इनका फंड एक बहुत पुराना फंड है, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने आप फ्रैंकलिन के फोकस्ड फंड को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे आपको इस टाइम पे फंड हाउस का भी डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। अगर हम आपके फ्लेक्सी कैप्स की बात करें तो अगेन आपके पास 3 हैं।
तीनों अच्छे हैं, अब इसमें से कौन-सा कंटिन्यू करें कैन बी योर पर्सनल चॉइस, बट आप डेफिनिटली 2 में आप अपनी एसआईपी को स्टॉप करके उसको होल्ड कर लीजिए। आपको इमीडिएटली कुछ भी यहाँ सेल करने की ज़रूरत नहीं है श्याम जी। मतलब आपके जहाँ पे डुप्लीकेशन आ रही है, वो सारा जो सेगमेंट है, वो बेसिकली आपका लार्ज कैप सेगमेंट ही है प्राइमरीली, बिकॉज़ 3 लार्ज कैप फंड्स हैं और 3 फ्लेक्सी कैप, जिनका मिला-जुला के काफ़ी अधिक ओवरलैप है। बट ओवरऑल आपकी इंडिया की सबसे बड़ी जो टॉप 50 100 कंपनीज है, उन्हीं में पैसा है। तो जब मैं आपको सलाह बता रही हूँ कि आप अपनी एसआईपी स्टॉप कर लीजिए, इट इज ओनली कि आप थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आपको सेल करने की जरूरत नहीं है। तो आप फ्लेक्सी कैप में आई थिंक अपनी एसआईपी एचडीएफसी में कंटिन्यू करिए। ऑल्दो आईसीआईसीआई का भी थोड़ा डिफरेंट और अच्छा फंड है, बट ओवरऑल देर इज एन ओवरलैप इन सारे फंड्स में। आप एचडीएफसी को यहाँ कंटिन्यू कर लीजिए। एंड आई थिंक लार्ज कैप में तो आप तीनों ही एक्टिवली मैनेज्ड हैं, आप इनको स्टॉप करके होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपको लार्ज कैप का एक अलग से एलोकेशन चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप एक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स अपने लिए वहां जोड़ सकते हैं फ्रॉम एन एसआईपी पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा आप अपनी जो एसआईपी है उसको जो आपका निपॉन का मिड कैप है उसमें आई थिंक थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आपका मिड कैप में एक्सपोजर फ्रॉम एसआईपी परसेंटेज थोड़ा कम है इस टाइम पे। और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन यहाँ पे क्लियर नहीं है। अगर आप 5 साल का देख रहे हैं, तब तो आप बहुत ज़्यादा तब्दीली मत करिएगा। मिड कैप में आप डेफिनिटली थोड़ा बढ़ा लीजिए। उसके अलावा अगर आपका 10 या 15 साल का एलोकेशन का फेज़ है, तब हम देख सकते हैं कि आपका कुछ स्मॉल कैप में भी एलोकेशन हो। सो डिपेंडिंग ऑन द होराइज़न आपका थोड़ा-सा एक्चुअली सजेशन होना चाहिए, जो हमारे पास इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। एंड अगर हम ओवरऑल फ्यूचर कॉर्पस की बात करें, 5 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 12% का रिटर्न ले तो आप 1 करोड़ जमा कर पाएँगे। 10 इयर्स में विद द सेम इन्वेस्टमेंट्स आप तकरीबन 2 करोड़, और 15 साल में आप लगभग 4 करोड़ के पास पहुँच रहे होंगे, 3.86 करोड़। सो अगर आप थोड़ी-सी क्लैरिटी दे पाएँगे हमें होराइज़न पे, सो देन वी कैन गाइड यू बेटर। डेफिनेटली। तो चलिए, ये राय आपके लिए दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और आप कितना इकट्ठा कर पाएंगे उसके बारे में भी एक आइडिया आपको दिया है। 5 इयर्स में अराउंड 1 करोड़, देन 2 करोड़ प्लस इन 10 इयर्स, और 15 इयर्स में लगभग 4 करोड़ की राशि आप मिला लें, आप इकट्ठा कर पाएंगे। आपके पोर्टफोलियो को लेकर भी सलाह दी गई है क्लियरली कि 3 लार्ज कैप फंड रखें आप, फ्लेक्सी कैप फंड जो 3 है उसे घटाकर थोड़ा सा कम कीजिए एक्सपोजर। 4 से 5 फंड ही पोर्टफोलियो में आमतौर पे काफ़ी होते हैं, ट्रैक करना भी ईजी होता है, और आपको ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नंबर ऑफ फंड्स रखने से ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं। चलिए, रुकने इसी के साथ एक ब्रेक, लौटेंगे तो कुछ और सवाल जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं यो मनी और प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई हैं। सवाल लेते हैं और एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू मनविंदर सिंह ने भेजा है हरियाणा से। उम्र इनकी 55 साल है और 1 लाख की मंथली सिप चल रही है। लमसम इन्वेस्टमेंट 50 लाख की हुई है। निवेश अवधि है 5 साल। अब इनके पास क्या है, आईसीआईसीआई प्रू एंड इक्विटी डेट फंड 20,000 रुपये डाले हैं। 20,000 डाले हैं जैसे बैलेंस एडवांटेज में, 20,000 है इनके एसबीआई बैलेंस एडवांटेज, कोटक इक्विटी सेविंग्स में 20,000 ने 20,000 एडवाइज इक्विटी सेविंग्स में। इसके अलावा इनकी डॉटर का एक पोर्टफोलियो है, उसमें भी 20,000 की सिप चल रही है। 6 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है। बेसिकली इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है टू बी प्रिसाइज। और फिलहाल कितनी है इनके पास, 5,000 निपॉन लार्ज कैप, फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप में 5,000, 5,000 कैनरा रोबो मल्टी कैप, कोटक मिड कैप में 3,000 और एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000। बताइए क्या सलाह इनके लिए। जी। जो मनविंदर जी हैं, इनका मेरे ख्याल से रिटायरमेंट का कॉर्पस है दीपाली, ये जो ये अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं। सो विद 1 लाख एसआईपी एंड 50 लाख्स का जो निवेश है इनका, अगर होराइजन 5 साल है तो अबाउट 12% के रिटर्न्स पे ये अपने लिए 1.7 करोड़ गैदर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा तो नहीं पर एक डिसेंट अमाउंट बन के आता है। और ये कितना सफिशिएंट रहेगा उनके रिटायरमेंट के लिए, ये एक्चुअली डिपेंड करता है। मान लीजिए आज उनका घर का खर्चा, अगर हम एसडब्ल्यूपी से बात करें, आज उनका महीने का खर्चा अगर 50,000 रुपए है महीने का, तो 6% के इन्फ्लेशन पे जब तक वो 5 साल बाद रिटायर होंगे, ये खर्चा करीबन 65,000 पहुँच रहा होगा। एंड दीपाली एट द एज ऑफ 60, अगर वो ये 65,000 मंथली विथड्रॉ करना शुरू करेंगे, और हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड विथड्रॉल की बात कर रहे हैं, यानी कि पहले साल 65,000, नेक्स्ट ईयर उससे थोड़ा अधिक हो जाएगा गिवन द इन्फ्लेशन, तो ये पैसा इनका तकरीबन 25 साल चल सकता है, यानी कि टिल अबाउट 85 इयर्स ऑफ एज। पर ऑफ कोर्स अगर इनका घर का खर्चा ज्यादा है तो ये पहले डिप्लीट हो सकता है। इसके अलावा इस कैलकुलेशन में हमने टैक्सेशन को नहीं कंसिडर किया। इनकी 12.5% की टैक्सेशन लगेगी, बिकॉज अगर हम ज्यादा इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रखते हैं। इनने जो प्लान किया है अपने 5 फंड्स, उसमें मैं थोड़ी-सी तब्दीली लाना चाहूँगी। इनने जो इक्विटी सेविंग फंड्स प्लान किए हैं, मेरे ख्याल से इनकी ज़रूरत नहीं है। ये एसबीआई के बैलेंस्ड एडवांटेज के साथ चल सकते हैं। एक निपॉन का मल्टी एसेट एलोकेशन डाल सकते हैं, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ वैफ। कॉन्ट्रा में ये इन्वेस्को देख सकते हैं या डीएसपी वैल्यू देख सकते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। और आईसीआईसीआई का इनने इक्विटी डेट जो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी है उसको ऑलरेडी चूज किया है, जो ओके है, अच्छा है। तो इन 5 डिफरेंट कैटेगरीज, बैप, मल्टी एसेट एलोकेशन, फ्लेक्सी, वैल्यू एंड एग्रेसिव हाइब्रिड, ये 5 कैटेगरीज के साथ ही अपना रिटायरमेंट पोर्टफोलियो आगे बढ़ा के चल सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके दोनों पोर्टफोलियो उस पर, मनविंदर के पोर्टफोलियो पर। अच्छा, इनकी जो डॉटर का पोर्टफोलियो है उस पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? सॉरी दीपाली, आपको एक बार वहाँ पे स्कीम्स मुझे बतानी पड़ेंगी। हाँ, मैं क्विकली बता देती हूँ। इनके 20,000 की सिप चल रही है, 6 लाख की ऑलरेडी वैल्यू हो चुकी है, 25 साल का होराइजन है। 5,000 3 फंड्स में, निपॉन लार्ज कैप, फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबो मल्टी कैप, देन 3,000 कोटक मिड कैप में और 2,000 एसबीआई स्मॉल कैप में। 20,000 की टोटल सिप है और 6 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू फॉर 25 ईयर्स। जी, सो अगर 25 इयर्स का होराइजन है, सो दीपाली वी डेफिनेटली रिकमेंड कि आपके पास एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रैटेजीज दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, बिकॉज एज इंडिया बिकम्स एक डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करता है, आई थिंक पैसिव फंड्स का डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि ये अपने फ्रैंकलिन के फ्लेक्सी कैप को कंटिन्यू करें, कैनरा रोबेको के मल्टी कैप को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड अपने कोटक के मिड कैप को ये एक गोल्ड में कन्वर्ट कर दे तो एक गोल्ड ऐड हो सकता है। इसके अलावा जो इनका निपॉन का लार्ज है, वहां पे आप निपॉन का 150 इंडेक्स फंड यूज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इस टाइम पे आप एक लार्ज कैप के लिए इक्वल वेट इंडेक्स यूज कर सकते हैं, तो आपका एक इक्वल वेट इंडेक्स हो जाएगा, एक मिड कैप का पैसिव फंड हो जाएगा, आपका फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कंटिन्यू हो सकता है और मल्टी कैप कंटिन्यू हो सकता है अलॉन्ग विद योर स्मॉल कैप, और एक आप गोल्ड ऐड कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से विद 25 ईयर होराइजन आप तकरीबन 4.4 करोड़ आपकी डॉटर के लिए जमा कर लेंगे, एंड अगर 10% का स्टेप अप हम करते हैं देन तो दीपाली हम ऑलमोस्ट क्लोज टू 9 करोड़ जमा कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से एक एक्टिव एंड पैसिव मिक्स्ड अप्रोच यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इनके पोर्टफोलियो के लिए। ओके, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बदलाव डेफिनेटली सजेस्ट किए गए हैं, अकॉर्डिंगली आप प्लान करें। 25 सालों में 4.5 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे, वहीं 2.25 करोड़ के आसपास आप 5 सालों में इकट्ठा कर लेंगे।
मनविंदर, आपके और आपके डॉटर के लिए सजेशंस दिए गए हैं, थोड़े बदलाव भी बताए गए हैं। पूछ लेते हैं प्रबलिन के टॉप 4 फंड्स। प्रबलिन बताइए। जी दीपाली, सो आई स्टार्ट विद मैं थोड़ी सी असॉर्टेड चॉइस दे रही हूँ, तो जिसके पोर्टफोलियो में जो सूट करता है उनके अपने रिस्क एपेटाइट एंड होराइजन के हिसाब से। सो विद इन द बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी, जिनका होराइजन 3 to 5 इयर्स का है, आई थिंक एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक अच्छा फंड निकल के आता है। और हाइब्रिड्स में एक निपॉन का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, वो भी उनके लिए जिनका 3 से 4-5 साल का होराइजन है, थोड़ा मॉडरेट रिस्क में रहना चाहते हैं। और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए आपके पास कुछ पैसिव फंड्स हैं और आप एक फ्लेक्सी कैप और कुछ कॉन्ट्रेरियन अप्रोच को देख रहे हैं, तब आप आईसीआईसीआई का फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, डीएसपी का वैल्यू फंड देख सकते हैं। तो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो में कहाँ सूट करता है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये रहे प्रबलिन के टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर। थैंक यू प्रबलिन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ ब्रेक योर मनी में इतना ही। ब्रेक पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूएस ईरान युद्ध के बीच तेल उत्पादक देशों के लिए बड़ा झटका। यूएई ने किया ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर होने का फैसला। ईरान और अमेरिका के बीच फिर बढ़ सकता है तनाव। ईरान के नए प्रस्ताव पर ट्रंप खुश नहीं। प्रस्ताव में परमाणु मुद्दा गायब होने से नाराज। ईरान ने कहा होर्मुज खोलो और जंग खत्म करो। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले हिंसा। उत्तर 24 परगना में टीएमसी उम्मीदवार पर अटैक। इधर यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट
अजय पाल शर्मा ने बंगाल में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर के समर्थकों को दी चेतावनी, तो टीएमसी और अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, समर्थन में उतरी बीजेपी। गुजरात के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का क्लीन स्वीप, सभी 15 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर बीजेपी का कब्जा। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत। धीमी पड़ी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार, मार्च में आईआईपी ग्रोथ 5 महीने के निचले स्तर पर 5.2% से घटकर हुई 4.1%। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रा गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ में गिरावट। क्रूड और बैंकिंग शेयरों ने बिगाड़ा बाजार का मूड, अप्रैल सीरीज एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद, बैंक निफ्टी भी करीब 2% फिसला। मारुति ने पेश किए मिले जुले नतीजे, चौथी तिमाही में मुनाफा अनुमान से कम लेकिन आय अनुमान के मुताबिक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% बढ़ा, 4,409 करोड़ के पार। एविएशन इंडस्ट्री ने सरकार को लिखी चिट्ठी, एटीएफ पर एक्साइज और वैट घटाने की मांग। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने कहा हालात नहीं सुधरे तो बंद करनी पड़ेगी फ्लाइट, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों को हीट वेव से बचाने के लिए श्रम मंत्रालय ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी, वर्क ब्रेक, वाटर ब्रेक और दूसरे इंतजाम करने की सलाह। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच अब इसका असर गल्फ देशों में आपसी फूट के तौर पर दिखाई देने लगा है। एक बड़े डेवलपमेंट के तहत यूएई ने खुद को ओपेक और ओपेक प्लस से अलग करने का ऐलान किया है। इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है और जो जानकारी मिल रही है कि यूएई ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उसका मानना है कि ईरान युद्ध के दौरान गल्फ और अरब देशों को जिस तरह से एकजुट होकर ईरान का जवाब देना चाहिए था वैसा हुआ नहीं, इसलिए उसने ओपेक और ओपेक प्लस के से अलग होने का फैसला लिया है। और इस डेवलपमेंट पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। तनेजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। पहला सवाल तो ये बनता है कि क्यों, क्या इसकी कोई अंदाज़ा कुछ था आप लोगों को, या आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है? नहीं, सरप्राइज तो मैं नहीं कहूंगा। अगर पिछले 3 साल से आप देखें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो ओपेक की कुछ हद तक अवहेलना कर रहा था, खास तौर से प्रोडक्शन कट को लेके। ओपेक डिसाइड करती थी प्रोडक्शन कट आप इतना कर दीजिए और हर देश को कोटा दिया जाता है जैसा आप जानते हैं, और अक्सर जो है उसने हाँ जरूर कर दिया लेकिन वो प्रोडक्शन जो है कट नहीं करते थे, अपने हिसाब से करते थे। आज की तारीख में मोटा मोटा 30 लाख बैरल प्रतिदिन उनका उत्पादन तेल का होता है। उन्होंने काफी निवेश किया और अपनी क्षमता को बढ़ाया है और अगले साल तक वो इसको जो है 3 मिलियन से 5 मिलियन बैरल